लेक्चर नंबर 5 यूनिट 2 पार्ट थर्ड। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बात करी थी कि एक कटिंग रूम होता क्या है, एक कटिंग रूम की हमें क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, कटिंग करने के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं वो किस तरीके से करी जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ हम लोगों को अपने ध्यान में रखना चाहिए कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्विंग रूम की हमें ज़रूरत पड़ती है, अवेलेबिलिटी एंड फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल जैसे कि हमारा जो फैब्रिक होता है, अवेलेबल मैन पावर। इस तरीके से हम लोगों ने बात करी थी कि एक प्लानिंग को किस तरीके से हमें किन किन बातों को ध्यान में रख के हमें करना चाहिए, एक कटिंग होती क्या है, किस तरीके से आप लोग एक कटिंग करते हो। उसकी सबसे पहले आप जो आपका फैब्रिक है उसको स्प्रेड करते हो जो आपकी टेबल है फैब्रिक टेबल पर। उसके बाद कटिंग टेबल पे आप अपना जो फैब्रिक है उसको स्प्रेड करते हो। उसके बाद एक के ऊपर एक आप इसी तरीके से अपना फैब्रिक जो है आप उनको स्प्रेड कर लेते हो। उसके बाद जो भी आपको गारमेंट बनाना है आप उसका पैटर्न उस पर रखते हो फैब्रिक पे। आप उस पे जो आपका पैटर्न है वो इस तरीके से रखते हो जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैटर्न जो है वो कट हो सके और आपका कम से कम फैब्रिक जो है वो वेस्ट हो सके। आप लोग जो पैटर्न है वो इस तरीके से मैनेज किया जाता है आप लोगों के जो आपकी कटिंग टेबल है उस पर। उसके बाद जब आपकी एक बार कटिंग हो जाती है तो उसके बाद आप क्या करते हो, सॉर्टिंग करते हो कि आपके जो एक साइज़ के एक नंबर के जो आपके कंपोनेंट होते हैं आप उनको एक तरफ इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हो, कलेक्ट करना। जब आप एक बार उनको उनके कलर के हिसाब से उनके नंबर के हिसाब से उनको जब अलग कर देते हो उसके बाद आप उनकी बंडलिंग करनी स्टार्ट करते हो, जिस पे आप लिखते हो कि उस बंडल का साइज़ क्या है, उस बंडल का नंबर क्या है, वो किस स्टाइल का है, उसका शेप क्या है, शेप मतलब वो किस साइज़ का है, उस बंडल में कितने ज़्यादा पीसीस वगैरह है, उनकी क्वांटिटी कितनी है पीसीस की। आप ये सारा इंस्ट्रक्शन उस बंडल पे लिखते हो और फिर उसको आगे फर्दर कटिंग प्रोडक्शन लाइन के लिए उसको भेजा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मैन पावर और मशीनरी, ये दो चीज़ होती क्या है। एक आपकी अपैरल इंडस्ट्री में आपकी जो कटिंग रूम है आता है उसमें मैन पावर और मशीनरी एंड मैन पावर प्लानिंग इज वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी which consume a significant amount of time and effort of an IE at a garment manufacturing unit। इसमें बताया गया है कि जो मशीनरी और जो मैन पावर जो प्लानिंग है ये उन प्रमुख गतिविधियों उन एक्टिविटियों में से एक है जो एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आईई के इम्पोर्टेंट टाइम और एफर्ट को खपत करती है। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो हमारी मशीनरी और जो मैन पावर प्लानिंग है वो एक मेजर एक्टिविटी है जो कंज्यूम करती है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम और एफर्ट को एक आईई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। कंपनी स्ट्रगल टू अरेंज एंड एलोकेट डिज़ायर मशीन एंड मैन पावर टू गेट द इंटेंटेड आउटपुट। इसमें बताया गया है कि जो कंपनियां हैं वो डिज़ायर प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए डिज़ायर मशीन और मैन पावर को व्यवस्थित करने और एलोकेट करने के लिए उनको स्ट्रगल करती है एंड मैनी अ टाइम unavailability of machine and manpower is taken as an excuse to hide और cover up the failure। इसमें बताया गया है कि कई बार जो मशीन और जो हमारी जो मैन पावर है उनकी अनअवेलेबिलिटी को छुपाने के लिए या फिर उनके जो फेलियर है उसको छुपाने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है टू हाइड, मतलब उनको एक्सक्यूज़ बनाने के लिए या फिर हाइड करने के लिए उनके फेलियर को इसका क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। नो डाउट दीज रिसोर्सेज आर विटल फॉर सक्सेस। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो रिसोर्सेज है वो इम्पोर्टेंट है हमारी सक्सेस के लिए। जो हमारी मशीनरी है या फिर जो हमारे मैन पावर है इनको इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज बताया गया है हमारी सक्सेस के लिए। बट द बिगर क्वेश्चन इज़ वेदर द अवेलेबल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज एट द फुलेस्ट। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, एक बड़ा सवाल बन के रह चुका है कि क्या उपलब्ध
जो रिसोर्सेज है उनका पूरा उपयोग किया जा रहा है, कि जितनी हमारी मशीनरी है या फिर जितने हमारे मैन पावर है, जो हमारे वर्कर है, वे अच्छी तरीके से उनका पूरी तरीके से उपयोग किया जा रहा है। तो ये हमारा एक बिगर क्वेश्चन बन के रह गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम कौन कौन सी मशीन टूल्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। कि जो आपकी जो अपैरल इंडस्ट्री होती है, इसमें आप बहुत सारे मशीन वगैरह या फिर आपने टूल्स वगैरह इक्विपमेंट वगैरह हम लोग इनका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारी अपैरल इंडस्ट्री में या फिर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को काम मतलब जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को जो यूज़ किए जाते हैं, सबसे पहले मैन पावर को जो हमारी अपैरल इंडस्ट्री उसकी बैकबोन भी कहा गया है। क्योंकि बिना मैन पावर के कोई भी इंडस्ट्री जो है वो खड़ी नहीं हो सकती, बिना वर्कर के कोई भी इंडस्ट्री जो है वो नहीं आगे बढ़ सकती। तो जितनी ज़्यादा, क्योंकि हमारे ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी कि हम लोगों को क्या मिलती है, हम लोगों को कम रेट पे, एक सस्ते रेट पे हम लोगों को एक अच्छी लेबर जो है वो काम करने के लिए मिल जाती है। और दूसरी चीज़ है कि जो हमारी अपैरल इंडस्ट्री है वो बिना इक्विपमेंट, बिना मशीन और बिना टूल्स के वो नहीं स्टार्ट की जा सकती। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को किस तरीके की हम लोग जो है कटिंग रूम में इक्विपमेंट वगैरह या फिर टूल्स वगैरह मशीन वगैरह यूज़ करते हैं। ये हमारी फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना फैब्रिक रखते हैं और उसको लाइट के उसमें देखते हैं कि हमारा फैब्रिक में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कि हमारा फैब्रिक जो है कहीं से इसका कलर वगैरह तो फेड नहीं है, या फिर इसमें कोई कटिंग वगैरह, कोई छेक वगैरह इस तरीके से कुछ नहीं है, या फिर इसकी वीविंग में कुछ डिफेक्ट तो नहीं है। तो इस तरीके से इस मशीन पर रखकर हम लोग अपना क्या करते हैं, अपना जो फैब्रिक है होता है उसको इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। इसके बाद है हमारा पैटर्न। जो हमारा पैटर्न है उसको हम अपनी स्प्रेडिंग टेबल पर रखकर उसको हम अपने जो फैब्रिक है उस पर उसको रख के देखते हैं कि हम, और फिर हम उस पर अपना क्या करते हैं, उस पर हम मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके का हमारा जो पैटर्न होता है वो स्प्रेडिंग टेबल पे रखा जाता है, जो हमारी जो फैब्रिक की लेयर उसके ऊपर ये रखा जाता है। इसके बाद है सैंपल मार्कर, कि जो स्प्रेडिंग टेबल है उस पर किस तरीके से हम सैंपल को अरेंज करते हैं, कि जिससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो सैंपल है, जो हमारे गारमेंट के जो कंपोनेंट है, वो एक ले फैब्रिक पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको बना सके और कम से कम जो है हम अपना जो फैब्रिक है उसको वेस्ट कर सके। इसके बाद है ये हमारा कैड के थ्रू होता है, रीच कैड के थ्रू, कि किस तरीके से हम जो हम हाथ से पैटर्न बनाते थे वो अब इंडस्ट्री में क्या होता है, उसको कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है काम को। अब ये चीज़ क्या होती है, ये कंप्यूटर के थ्रू कराए जाते हैं। इससे हमारे पैटर्न में जो मैनुअली जो गलती होने की जो संभावना होती है वो भी कम हो जाती है, और हम लोगों को अगर अपने पैटर्न में कुछ भी चेंजेस करने होते हैं तो वो भी हम बड़ी इजीली कर सकते हैं। इस पे हम ग्रेडिंग वगैरह जो करते हैं वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ईच और एवरी पॉइंट पे हम इस पे बड़ी इजीली तरीके से अपना जो ग्रेडिंग है वो यहाँ पे करके दिखा सकते हैं। इसके बाद है ये हमारी कटिंग टेबल। देखिए किस तरीके से कटिंग टेबल पे जो आपका फैब्रिक है उसको स्प्रेड किया जा रहा है, उसको फैलाया जा रहा है, कि जिससे आपका जो ये कटिंग टेबल है इस पे जो ये फैब्रिक आप देख रहे हो इस पे जरा सी भी आपको कहीं पर भी सलवट देखने के लिए नहीं मिलती। इसको इस तरीके से एक प्रॉपर तरीके से इसको स्प्रेड किया जाता है। ये हमारा जो है ये हमारा कटिंग रूम है, जहाँ पे क्या किया जाता है, आपका कटिंग करी जाती है, आपकी जो फैब्रिक है उसको स्प्रेड किया जाता है, और इसमें यहाँ पे इसको कटिंग कर कर इसको स्प्रेड करके इसकी जो फैब्रिक है जब वो एक बार कट हो जाता है उसको शॉर्टिंग करते हैं, फिर उसकी बंडलिंग बना के उसको प्रोडक्शन स्टिचिंग प्रोडक्शन लाइन में इसको भेज देते हैं। ये हमारी स्प्रेडिंग स्टैंड, जिससे हम लोग अपना जो फैब्रिक है उसको स्प्रेड करते हैं। यहाँ पे अब हम अपना फैब्रिक को रखते हैं और फिर उसको स्प्रेड करते हैं। इसके बाद है ये हमारा ऑटो स्प्रेडर। ये था हमारा मैनुअली जिसको हम हाथ से करते हैं, और ये है हमारा ऑटो स्प्रेडर
जिसमें फैब्रिक रख के वो अपने आप ही क्या होता है वो स्प्रेड होता चला जाता है। इसके बाद सीज़र, कटिंग रूम में हमारी सीज़र का भी यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे जो स्ट्रिप वाले जो गारमेंट होते हैं, मतलब जिनमें हमें स्ट्रिप मैच करनी होती है, जो इंजीनियर्ड जो स्ट्रिप होती है, अगर जो हमें वो बनानी होती है, जिसमें हमें जो स्ट्रिप है वो मैच करनी होती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम अपनी सीज़र का इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारा स्ट्रेट नाइफ। देखिए ये यहाँ आपको दिख रहा है, ये हमारा स्ट्रेट नाइफ है जिसका यूज़ हम कटिंग के लिए करते हैं अपैरल इंडस्ट्री प्रोडक्शन में। उसके बाद है हमारा बैंड नाइफ। ये है हमारा राउंड नाइफ। इसके बाद है हमारा मेटल ग्लव, जो फैब्रिक को स्प्रेड करने में मदद करता है, उसको दबाने में। इसके बाद है हमारा नंबर टिकटर। ये है हमारा नंबर स्टिकर, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हम जब एक बार अपना जो फैब्रिक है उसको कट कर लेते हैं, उसके बाद उसको शॉर्टिंग कर लेते हैं, उसको अलग अलग छांट लेते हैं, तो हम उस पर एक नंबर लगाते हैं कि ये हमारा इस नंबर का कंपोनेंट है, जो गारमेंट का जो कंपोनेंट है ये हमारा इस नंबर का है, जिससे उसमें कुछ भी गड़बड़ ना हो, वो एक दूसरे में जाके मिले ना। इसके बाद है हमारी नंबरिंग मशीन। देखिए जैसे यहाँ पे लगी हुई है। तो ये थी हमारे कुछ मशीन, टूल, इक्विपमेंट जिनकी हम लोगों को किसी भी कटिंग रूम में रिक्वायरमेंट होती है, और हमें इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपने जो कटिंग रूम है उसकी हम प्लानिंग करते हैं, उसकी कि हमें उसमें कितना रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, हम उस चीज़ को देखकर अपनी जो कटिंग रूम है उसकी स्पेस को भी प्लान करते हैं। तो ये था हमारा कि कटिंग रूम होता है क्या है, किस तरीके से उसमें जो लेबर है वो काम करती है, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्प्रेडिंग टेक्निक क्या होती है। थैंक यू।